वैसे तो आज दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो मैच हुआ ये कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैच नहीं था। और देखा जाए तो इसमें मतलब एक नॉर्मल मैच की तरह हुआ। एक टीम आई, उसने बैटिंग की, दूसरी टीम आई, उसने मैच स्कोर कर लिया। लेकिन एक्चुअली दिल्ली की वजह से ये थोड़ा सा मैच इंपॉर्टेंट हो गया था। और ना सिर्फ दिल्ली की वजह से बल्कि ये लीग की टेबल के हिसाब से भी, क्योंकि दिल्ली जिस तरह से मैच हारती चली जा रही थी, अगर ये आज का भी मैच हार जाती तो फिर तो बिल्कुल ही मतलब इनको मेरे ख्याल से हथियार डालने वाली नौबत आ जाती। तो कम से कम ये इस टेबल के हिसाब से ही अच्छा हुआ कि अभी कोई भी टीम इस तरह से नहीं है कि बिल्कुल ही बाहर हो गई हो। और अभी इन लोगों को ये फिर भी है, एक होप है बहुत ही आउट ऑफ, एक आउटसाइड चांस है जिसको कहते हैं कि अभी भी कुछ मिरेकल हो जाए कि अभी बाकी बचे हुए मैचेस ये सारे जीत जाएं। क्योंकि देखिए ये टीम ऐसी है, मतलब आईपीएल में सारी टीमें ऐसी हैं कि किसी के भी बारे में ये कुछ नहीं कहा जा सकता है कि आप ये किसी को राइट ऑफ कर दें कि ये टीम अब सारे मैचेस नहीं जीत सकती है। हालांकि ये मुंबई के अलावा या चेन्नई के अलावा कुछ हद तक बहुत सारी टीमों ने नहीं किया है। लेकिन देखिए ये सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, किसमें कब कौन सा भूत सवार हो जाए कोई भरोसा नहीं है। दो चार प्लेयर्स अगर चल निकले तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है। फिर कुछ सिचुएशंस आपके फेवर में आ जाएं, कुछ टॉसेस आपके फेवर में गिर जाएं तो कुछ भी हो सकता है। हालांकि वो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी उसकी कम है, लेकिन फिर भी कम से कम ये टीमें जब एकदम से नीचे नहीं लगी रहेंगी तो कुछ तो कम से कम इनमें भी फाइट करने के लिए होगा ना कि चलो अब हम सामने वाली किसी टीम का गेम ही खराब कर दें, किसी किसी की पोजीशन अपसेट कर दें। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आज लखनऊ ने टॉस जीत के और पहले बैटिंग कर ली जैसे कि वो करते हैं। अच्छा, आज एक रिकॉर्ड और बन गया कि लखनऊ ने टॉस जीत के पहले तो बैटिंग की ही, प्लस उन्होंने 160 के ऊपर रन भी बनाए। और आज वो पहली बार डिफेंड करते हुए, जब उन्होंने 160 रन से ज्यादा का स्कोर डिफेंड किया, उसमें आज पहली बार हारे हैं। तो ये उन लोगों के लिए भी अब सोचने वाली बात है, क्योंकि लखनऊ ने आज थोड़ा सा ऑर्डिनरी क्रिकेट ही खेला है। थोड़ा सा क्या, काफी ऑर्डिनरी क्रिकेट खेला है। इसको कोई बहुत ज्यादा कुछ, और मुझे तो ये लग रहा है कि ये केएल राहुल को ना बहुत ज्यादा, अब जो बात हम पहले कर रहे थे वो शायद उसको समझ में आने लगी है कि विकेट कीपिंग की दौड़ में ऐसा ना हो कि वो कहीं वर्ल्ड T20 की रेस से बाहर हो जाए। तो इस वजह से आज आपने देखा होगा कि मैंने उसको इस तरह से पावर प्ले में खेलते हुए कभी भी नहीं देखा। जो उसने आज 17-18 रन बनाए थे, इस तरह से उसका रेट चल रहा था। फिर फाइनली भी जब वो 22 बॉल में 39 रन बना के आउट हुआ है, तो ये मैंने आज तक कभी केएल राहुल को इस तरह से खेलते हुए नहीं देखा है। और इवन वो एक तो उनका वो कोई लखनऊ का कुछ वो एड वेड भी आया था ना, जिसमें वो उसका स्ट्राइक रेट का मजाक उड़ा रहे थे, तो वो भी सुनने में आया। और मतलब सभी लोग आपस में दबी जबान में बात तो करते ही हैं, और ये प्लेयर्स तक भी पहुंचती होगी बात। तो ये इसमें तो कोई मतलब दो राय है ही नहीं कि इनिशियली केएल राहुल की स्ट्राइक रेट बहुत कम होती है। ताज्जुब की बात यह है कि क्विंटन डीकॉक आज जब जल्दी आउट हो गया, उसके बाद क्विंटन डीकॉक भी, खैर क्विंटन डीकॉक आज जो आउट हुआ है वो खलील अहमद की किस्मत से, वो अंपायर्स कॉल पे वो आउट हो गया। अंपायर्स कॉल के बारे में तो हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये तो मतलब जमता नहीं है, मुझे तो कम से कम पसंद नहीं आता है ये। तो खैर ठीक है, उसके बारे में दोबारा बात करने का कोई फायदा नहीं है। क्विंटन डीकॉक के आउट होने के बाद मुझे तो ये लग रहा था कि अब एकदम ही लखनऊ घुस जाएगी, क्योंकि पहले तो क्विंटन डीकॉक कुछ स्कोरिंग रेट बढ़ा के रखता था, अब बचा खुचा राहुल बच गया है, लेकिन उसने आज काफी अच्छा खेला। और देवदत्त पडिक्कल देखिए, हम पिछले मैचेस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसके खेलने के तरीके से वो बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि ये वही देवदत्त पडिक्कल है जिसने कभी 50-50 भी बनाई थी, या ये डोमेस्टिक में इतना तहलका मचा के आया है। पता नहीं क्या हो गया है ये, मतलब वो कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है शायद उसने, या फिर मुझे ये लगता है कि ये जिस तरह से खेल रहे हैं ये लोग, इनके खेलने के तरीके से ये लगता है कि अब इनको ना अपनी वर्ल्ड T20 की जो टीम डिक्लेयर होनी है इंडिया की, उसमें अपनी पोजीशन खतरे में नजर आ रही है। इस वजह से ये लोग कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे केएल राहुल भी कुछ जरूरत से ज्यादा फास्ट खेलने की आज कोशिश कर रहा था, अब वो उसका गेम है नहीं। तो ऑब्वियसली जब आप अननेचुरल तरीके से खेलने की कोशिश करोगे अगेंस्ट योर नेचर, तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी। तो अब जैसे देखिए, मतलब समझ में तो मुझे यही आ रहा है
कि ऋषभ पंत का जो स्लॉट है वो विकेट कीपर के लिए पहले नंबर का है। अब दूसरे विकेट कीपर की मारामारी है इंडियन टीम में, उसमें संजू सैमसन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि संजू सैमसन के साथ भी ये है कि पॉजिटिव चीज ये है कि संजू सैमसन पीछे भी आके खेल लेता है। केएल राहुल को भी ये समझना चाहिए और उसे समझ में आ भी रहा होगा कि इंडियन टीम में एज एन ओपनर तो अब उसको कोई खिलाने वाला नहीं है। जितना जलवा उसने दिखाया है फर्स्ट ओवर मेडन खेल खेल के वर्ल्ड T20 कप्स में, तो अब उसको ओपनिंग में तो कोई फटकने भी नहीं देगा उसको पास। तो मिडिल ऑर्डर में ही या लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलना है तो फिर यहाँ पे प्रेशर आ रहा है कि अब स्ट्राइक रेट तो आपको बनानी पड़ेगी, और साथ ही साथ संजू सैमसन तो जबरदस्त पिटाई कर रहा है। तो और एज सच संजू सैमसन ने अपनी विकेट कीपिंग में भी कुछ गड़बड़ नहीं की है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि केएल राहुल के ऊपर प्रेशर है। और आपने ये भी देखा होगा कि पहले कई आईपीएल ऐसे हुए हैं जिसमें केएल राहुल ने विकेट कीपिंग नहीं की थी, लेकिन इस बार पूरे मैचेस में वो विकेट कीपिंग कर रहा है। इसका रीजन भी यही है कि आपको ऑडिशन तो एज अ विकेट कीपर ही देना है ना। एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन तो केएल राहुल का सवाल ही नहीं उठता आने का टीम में। तो वो जब तक विकेट कीपिंग की स्किल अपने साथ नहीं लेके आएगा तब तक उसके लिए मुश्किल है। तो ये प्रॉब्लम है उसके साथ, ये प्रेशर आ रहा है। उसके बाद आज मार्कस स्टोइनिस भी आउट हो गया। अब ये तो मार्कस स्टोइनिस को तो कुलदीप यादव ने आउट कर दिया। और देखिए सबसे बड़ा फायदा तो दिल्ली को ये हुआ है कुलदीप यादव के आने से। ये जो पहले बीच में जो मैचेस हारे हैं तो मिडिल ओवर्स में इन्होंने विकेट नहीं लिए दिल्ली के बॉलर्स ने। तो पता नहीं ये मुकेश कुमार होल्डिंग को क्यों लेके आए होंगे। मुकेश किसी काम का है नहीं। वो चेन्नई के अगेंस्ट उसको विकेट मिल गया जब बॉल उल्टी सीधी स्विंग हो रही थी। तो इस वजह से आवाज देखा आपने 3-4 ओवर में 40-42 रन दे के गया है। ठुकाई पिटाई हो गई अच्छी तरीके से। वो तो मैं बता रहा हूं आपको, ये जो हाई स्कोरिंग मैचेस हुए थे केकेआर वगैरह वाले, उसमें तो इसकी किस्मत अच्छी थी जो ये था नहीं तो 70 रन पड़ते इसको। ये मुकेश ये 130, 34, 35 वाली जो स्पीड के जो बॉलर्स हैं ना, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, इनको स्टेडियम से 1-2 किलोमीटर दूर तक बस, उसके बाद आने नहीं देना चाहिए अंदर। ये मतलब किसी काम के हैं ही नहीं। ये किस काम के हैं ये लोग, इनकी भयानक धुलाई होगी। क्या सोच रहे हो आप लोग, ये मुकेश कुमार वगैरह, ये निकलस पूरन और आंद्रे रसेल इनके सामने पड़ जाएंगे तो क्या होगा, बॉल ही फट जाएगी। ये तो नुकसान बॉल का भी करवाएंगे, इतनी पिटाई होगी इनकी। फिर उसके बाद निकोलस पूरन को क्या बॉल फेंकी उसने, मेरे ख्याल से अभी तक की उसने मुझे तो वो भिखारी बाबर आजम की याद आ गई, जो कुलदीप यादव ने इसको 2019 वर्ल्ड कप में बोल्ड मारा था ना बाबर आजम को। बिल्कुल वैसा ही ये लेफ्ट हैंडर निकोलस पूरन को बोल्ड मारा है इसने। इसको भी गुगली पल्ले नहीं पड़ी। और बाद में मैच के बाद कुलदीप यादव के साथ बैठ के बातें कर रहा था। और पूछ रहा होगा उससे कि बेटा मुझे बता दे भैया कि तू कैसे डालता है ये बॉल, क्योंकि वर्ल्ड कप में तो तेरे को खेलना ही पड़ेगा मुझे। तो निकोलस पूरन के लिए एक तोड़ तो मिला है ये वर्ल्ड कप के लिए। कुलदीप यादव खैर बहुत सारे बल्लेबाजों का तोड़ है वर्ल्ड कप में, ये बहुत सारे बल्लेबाजों की नाक में दम करके रखेगा। इसका ढंग से यूटिलाइजेशन करना चाहिए बस, तो बढ़िया मजा आएगा। इसने निकोलस पूरन, फिर उसके बाद दीपक हुडा यार ये भी ये गड़ा मुर्दा पता नहीं कब से चला आ रहा है ये करके कुछ, मुझे तो याद ही नहीं लास्ट टाइम इसने कब परफॉर्म किया था, कभी किया था क्या, मुझे तो बिल्कुल भी याद ही नहीं आती इसकी परफॉर्मेंस। 3-4 साल पहले जब ये पंजाब में था तब ये जरूर कुछ खेलता था। उसके बाद से ये जब दर दर की ठोकरें खा रहा है इधर से उधर, इस फ्रेंचाइजी से उसमें, तब से इसने कुछ नहीं किया है, पता नहीं बढ़िया। और बाद में ये लोग हंसते भी रहते हैं मैच के बाद, मुझे समझ, क्योंकि हंसेंगे क्यों नहीं यार। अब ये जितना भी खेल चुके हैं ना, ये इतने पैसे कमा चुके हैं कि ये जिंदगी भर घर बैठे रहे तो भी इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, अब वो पृथ्वी शॉ को ही देख लो आप। पृथ्वी शॉ जिस कदर मोटा हुआ चला जा रहा है, आज आपने देखा जब वो बैटिंग कर रहा था उससे दौड़ते नहीं बन रहा था, वो 2-3 बार तो रन आउट होते बचा। एक बार सिंगल लेने में उसने हाथ पैर ही खड़े कर दिए थे कि मतलब पहुंच ही नहीं सकता, वो तो बॉलर अरशद खान ने गड़बड़ कर दी। वो तो बॉलर ने थ्रो कर दिया, अगर वो दौड़ के जाके मारता ना तो वो पृथ्वी शॉ से पहले पहुंच जाता और रन आउट कर देता। उसके बाद एक डबल लेने के चक्कर में वहां पे भी बहुत स्लो भागा ये, वो किस्मत से बच गया, वो थ्रो लेट आई। लेकिन इसकी जिस तरह की हालत लग रही थी वो मतलब फिटनेस में तो बहुत ज्यादा मार खा रहा है ये पृथ्वी शॉ।
को पृथ्वी शॉ ने भी हथियार डाल दिए हैं। बस उसे ये लग रहा है किसी तरह से बस आईपीएल ही खेलते रहो, बाकी तो और इंडियन टीम में तो अब उसके आने का कुछ नहीं है, जब तक कि वो 15-20 किलो वजन अपना काम नहीं करके आता है। बहुत ज्यादा वजन बढ़ा के और सब उल्टे सीधे काम किए पृथ्वी शॉ ने। जितना ज्यादा टैलेंटेड था उतना ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया है इसने। फिर आज कृणाल पांड्या का जादू नहीं चला। नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में कृणाल पांड्या बैटिंग करता है, लेकिन आज वो हो गया आउट, और वो भी मुकेश कुमार की बॉल पे आउट हुआ है यार। मतलब शर्म की बात है कृणाल पांड्या के लिए। लेकिन आयुष बदोनी ने बहुत अच्छा खेला। आयुष बदोनी ने पिछले बार भी एक ऐसी पारी खेली थी जब टीम बिखर गई थी, और आज भी उसको देख के इतना ताज्जुब होता है। वो जरा सा लड़का है, मतलब मैं तो अगर कहूं, अगर आप उसका वजन तोल लो तो 45 किलो से ज्यादा तो वजन नहीं होगा उसका, लेकिन क्या शॉट्स मारता है, क्या बढ़िया, मजा आता है उसको देख के, बहुत ही मजा। मगर पावर तो नहीं है, लेकिन टाइमिंग वगैरह बहुत अच्छी है उसकी, बहुत ही बढ़िया। मतलब कौन कहेगा इतने 6.5 फीट के बल्लेबाजों में और गेंदबाजों में, और एक जरा सा लड़का 5.5 फुट का और 40-45 किलो वजन वाला, और कितनी बढ़िया बैटिंग की है उसने। बहुत अच्छा लगा उसको देख के। आई विश हिम वेल एक्चुअली। उसको करना चाहिए कुछ, पता नहीं डोमेस्टिक में उसका क्या रिकॉर्ड है और क्या सिचुएशन है। अदरवाइज इफ ही कीप्स वर्किंग ऑन हिज बैटिंग एंड टेक्निक तो वो कर सकता है। और इस ऐसी सिचुएशन में आके टेम्परामेंट शो करना और इतनी बढ़िया पारी खेलना गजब की बात है। मतलब 8वें विकेट के लिए अरशद खान ने और आयुष बदोनी ने 7 ओवर में 70-72 रन जोड़ दिए, रिकॉर्ड बना दिया आईपीएल का। बहुत ही बढ़िया, इसकी बदौलत ये लोग 167 पे पहुंच सके। तो फॉल ऑफ विकेट जो थे इनके, पहला विकेट क्विंटन डिकॉक 28 पे आउट हुआ, दूसरा देवदत्त पडिक्कल 4 ओवर 2 बॉल में, फिर मार्कस स्टोइनिस 7.5 ओवर में, निकलस पूरन तो लगे हाथ ही आउट हो गया नेक्स्ट बॉल पे, हैट्रिक का चांस मिल गया था उसको। फिर केएल राहुल 10वें ओवर में आउट हुआ, और ये नालायक दीपक हुडा को एक्चुअली वो पारी खेलनी चाहिए थी जो आज आयुष बदोनी ने खेली है, लेकिन वो भी चला गया। इसीलिए तो मैं इसके ऊपर नाराज हो रहा हूं। मुझे क्या और क्या तकलीफ है मुझे इससे। 10 ओवर में तुम्हारी बैटिंग आ गई थी, उसके बाद तुम 11.5 ओवर में आउट होके चले गए, तो जाके हा ही करने लगे बाहर। तो आयुष बदोनी ने फायदा उठा लिया। अब ये आयुष बदोनी और दीपक हुडा अगर जमे रहते तो ये स्कोर और ज्यादा भी बना सकते थे। ये दीपक हुडा को समझना चाहिए, इसने गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस की है। अब अगली बार नहीं मिलेगी ये अपॉर्चुनिटी, और ये एक्चुअली मिली ही इसको इसलिए क्योंकि इनके विकेट जल्दी गिर गए थे। ये जो इम्पैक्ट सबके तौर पे इस तरह से जब आते हैं, जब ऑल ऑफ अ सडन विकेट गिर गए, तो आदमी को फिर थोड़ा सेंसिबली खेल के, ये मतलब इसको तो लॉटरी की तरह समझना चाहिए कि भैया मेरा तो मैच में नाम ही नहीं था, आ गया किसी तरह से, तो बना लो आज रन, आज बना लेते तो हीरो बन जाते। अब लेकिन ये, अब आप दीपक हुडा ही बने रहो, ठीक है, क्या कर सकते हैं। बाकी तो बॉलिंग में तो सिवाय कुलदीप यादव के बाकी तो कोई वो नहीं है। खलील खान ने ले लिए 2 विकेट। खलील खान ऐसा पागल आदमी है, वो कौन सा बैट्समैन था मैं भूल गया, उसके पैर में बॉल लगी है और बिल्कुल सेलिब्रेट ही करने दौड़ गया, मतलब अपील ही नहीं की। मैं वही कहता हूं, ये बॉलर्स इतने घसियारे टाइप के हैं, इनको मालूम ही नहीं रहता है कि बॉल लगी है पैड में तो विकेट मिस हो रहा है। खुद अपनी फेंकी हुई बॉल की डायरेक्शन इनको पता नहीं रहती है। ये किस तरह के यार प्लेयर्स हैं, क्या क्या करते हैं ये लोग। हंसने लगे कमेंटेटर्स भी। ये ऐसा ही होता है, फिर आप यू बिकम अ लाइफ लाफिंग स्टॉक। इस तरह की हरकत करो आपने बॉल फेंकी, उसके पैड में लगी और बस सेलिब्रेशन, अपील तक नहीं की। और बाद में वो तो ऋषभ पंत ने बोला कि नहीं नहीं हमारे पास तो वो ही नहीं है। अब रिव्यूज ही खत्म हो गए थे इनके। एक तो रिव्यू इन्होंने वाइड को के चक्कर में ले लिया। वाइड के लिए क्यों रिव्यू लेते हैं यार, जब तक मैच हारने जीतने की नौबत नहीं आ गई है लास्ट ओवर में, तब तक आप सिर्फ वाइड है कि नहीं है इसके लिए रिव्यू क्यों लेना है यार। ये कौन समझाएगा इन कप्तानों को। उसके बाद बैटिंग जब शुरू हुई इनकी दिल्ली की, तो पृथ्वी शॉ ने अच्छा खेला। हालांकि वो मुझे शिकायत उससे वही है, उसकी फिटनेस की वजह से प्रॉब्लम है। डेविड वार्नर आज फिर नहीं चला, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इस आईपीएल में डेविड वार्नर एक सेंचुरी जरूर मारेगा। मुझे ऐसा लग रहा है, ये ऐसे नहीं जाएगा, मतलब खाली हाथ नहीं जाने वाला है डेविड वार्नर। ये जिस तरह का बैट्समैन है तो ये करेगा कुछ ना कुछ, ये एक दो मैचेस में करेगा अपना काम, और ये किसी अच्छी खासी टीम को रगड़ के रख देगा। ये है, इन लोगों की क्लास है।
अभी ठीक है, हो रहा है। आज तो बदकिस्मती से ही आउट हो गया, खैर तो क्या करें। आप लोगों ने देखा हो तो वो ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल पे स्कूप मारने गया और फिर वो पैड में लग के और स्टंप्स पे चली गई बॉल। कोई कुछ कर ही नहीं सकता। वो नया लड़का जैक फ्रेजर मैकगर्क 55 रन बनाए उसने 35 बॉलों में, लेकिन उसका तो बस एक ही लग रहा था, हिट आउट या गेट आउट। मतलब मारूंगा तो मैं छक्का या चौका ही मारूंगा, बाकी तो कुछ आता ही नहीं हो। कुछ ने 17-18 रन बना लिए थे बाउंड्रीज से, उसके बाद जाके तो सिंगल लिया है, पहला सिंगल। वो कमेंटेटर्स भी हंस रहे थे उस बात पे। तो अब ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ क्वेश्चन टाइप का आ गया था लखनऊ वालों के पास। लेकिन ऐसे प्लेयर को आउट करना इनके लिए आसान होना चाहिए था। ये लोग इसको आउट क्यों नहीं कर पाए, ये मेरी समझ में नहीं आया। रवि बिश्नोई को पहले लगाना चाहिए था। और कृणाल पांड्या ने आज बहुत गंदी बॉलिंग की, अदरवाइज कृणाल पांड्या को भी इसको आउट करना चाहिए था, क्योंकि ये तो देखिए फास्ट बॉलिंग खेलने वाला था। ये अब फास्ट बॉलर जब तक थे उसने खूब पीट पाट दिया, मतलब शुरुआत ही 2 छक्के से कर दी। और ऑस्ट्रेलिया से जो ये आते हैं यंग लोग, इनको बारे में पता होना चाहिए कि भैया ये फास्ट बॉलिंग को ज्यादा अच्छा खेलते हैं, तो इनके सामने स्पिन लगाओ। जेन्युइन स्पिनर अगर होगा, कुछ बॉल टर्न करेगा, तो इन लोगों को तकलीफ हो जाती, खड़ी कर देते हैं ये बॉल। इनसे या तो बोल्ड हो जाते हैं, एलबी हो जाते हैं, या फिर खड़ी करके चले जाते हैं, क्योंकि इनसे जमता नहीं है वो स्पिनर। वहां पे इन लोगों ने पॉइंट मिस कर दिया। इसको रवि बिश्नोई को पहले लगाना चाहिए था। खैर जब मतलब दिन खराब होता है तो फिर दिमाग भी खराब हो जाता है, तो वैसे ही हुआ आज केएल राहुल का। और केएल राहुल के बारे में तो खैर, कप्तानी के बारे में तो वैसे मुझसे आप बातें ना ही करें तो अच्छा है। फिर क्या, ट्रिस्टन स्टब्स और ऋषभ पंत ने भी पिटाई कर दी। ऋषभ पंत ने क्या बढ़िया एक रिवर्स शॉट, रिवर्स फ्लिक मारा उसको, स्टॉइनिस को। पागल ही हो गया वो देख के। ऋषभ पंत तो मारता है ऐसा, लेकिन अब यही है कि ठीक है, ऋषभ पंत गलत टाइम पे ये शॉट मारता है, खासतौर पे वर्ल्ड कप में, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वही धुक-धुकी लगी रहती है कि ये कहीं ऐसा ना कर दे। ये T20 में जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं या वर्ल्ड कप जो होता है, इसमें ये यही गड़बड़ करता है। तो अब खासतौर पे 2021 में तो की थी, उसके बाद तो इसको खेलने को ही नहीं मिला। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्या करता है। ट्रिस्टन स्टब्स और शाई होप ने मिलकर गेम खत्म कर दिया। तो 170 रन पे 4 विकेट हो पे इन्होंने मैच खत्म कर लिया, स्कोर हो गया। इट वॉज अ नॉर्मल मैच, बट आई एम हैप्पी फॉर दिल्ली कि दिल्ली जीत गई। और दिल्ली के जीतने से हुआ क्या, हमारी फेवरेट आरसीबी आ गई अब 10वें नंबर पे। ये आरसीबी का तो यार, आरसीबी की बहुत होपलेस सिचुएशन है। कल मैच के बाद फाफ डु प्लेसी, मेरे ख्याल से बस वो रोया नहीं और वो सब कुछ कह के चला गया। तो उसने तो हथियार टाइप के ही खड़े कर दिए। अब ऐसा नहीं हो कि वो बीच में वो भी कह दे कि भैया अब नहीं हो रहा है मुझसे, रहने दो। या तो फिर मेरे पास एक सलाह है कि भैया तुम एक काम करो, तुम्हारी बॉलिंग कमजोर है तो तुम वो तुम्हारी टीम में वो एलिस पेरी और प्रियंका पाटिल, वो उन दोनों को ले लो ना। एलिस पेरी बढ़िया ऑलराउंडर है, तो ये मेरे ख्याल से कैमरून ग्रीन से तो बेटर ही खेल लेगी। और दूसरा ये है तुम्हारी प्रियंका पाटिल, तो वो स्पिन अच्छी कर लेगी। बाकी तो ना तुम्हारे पास स्पिनर है ना कोई ऑलराउंडर है ढंग का। तो टीमें तो एक ही उसकी आरसीबी की है ना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। किसी को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। खिला सकते हो खिलाओ, और क्या शायद कुछ हो जाए। बाकी तो लड़कों से तो मुझे कोई उम्मीद है नहीं, दिमाग लगाते नहीं है, और क्वालिटी ऑफ बॉलिंग इज वेरी बैड ऑफ आरसीबी। तो अब कुछ हो नहीं सकता है। और दूसरा ये इधर लखनऊ में चलो अरशद खान तो नया लड़का है, हालांकि पिछले साल शायद एक बार और खेला था ये। अरशद खान ने बॉलिंग ठीक ठाक करी, बैटिंग लेकिन इसने ज्यादा अच्छी की। जो इसने बाद में दिखाया है अपना टेम्परामेंट, वो बहुत अच्छा था। हालांकि एज अ बैट्समैन तो अब आपकी जरूरत है नहीं, आपको तो बॉलिंग करनी चाहिए थी। तो 3 ओवर में 34 रन दिए, तो वो कुछ बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रहा मामला। और स्पीड तो ठीक ठाक है, 140 है, लेकिन अब अभी ही 140 है, तो 2 साल बाद तो ये 132 ही बचेगी। बाकी नवीन उल हक का मुझे समझ में नहीं आता। नवीन उल हक को ये अफगानिस्तान से ही अगर प्लेयर लेना था, अगर कोई फॉरेन प्लेयर ही लेना है, तो आपको नवीन उल हक ही मिला है लेने के लिए। मुझे समझ में नहीं आता नवीन उल हक में ऐसा क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी है जो इसको टीमें ले लेती हैं आईपीएल में। और फिर उसके बाद, हालांकि लखनऊ ने ही लिया है उसको। मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी इस बात में कि नवीन उल हक जिस तरह का बॉलर है, इंडिया में ऐसे कम से कम
350 बॉलर्स तो होंगे। आप सारी सिटीज में चले जाओ, हर सिटी में एक ना एक आपको नवीन उलग जैसा बॉलर तो मिल ही जाएगा, चाहे किसी भी लेवल पे जाके आप देख लो। मुझे ऐसा नहीं समझ में आता कि इसमें ऐसा क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर दिया है इसने, कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है। अब आप 25-50 मैच खेलोगे तो एक आध मैच में तो आपको 3-4 मिल ही जाएंगे विकेट, तो वो लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई आपको बहुत ज्यादा स्विंग हो रही है तो आपको मैच ही जिता देगा वन साइडेड, ऐसा भी नहीं है। ना तो कटर है तुम्हारे पास, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, ना स्पीड है। 130, 32, 29 की स्पीड फेंक रहे हो, तो यार इसके लिए हमको अफगानिस्तान से क्यों मंगाना है? कहीं से भी ले लो आप जाके, अपने बगल में। मुझे समझ में नहीं आता, लखनऊ में आप रहे तो कानपुर चले जाओ, कानपुर में 2-4 मिल जाएंगे ऐसे नवीन उलग जैसे। पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। फिर आज रवि बिश्नोई ने 2 विकेट तो लिए, लेकिन वो तो फिर मैच उस टाइम तक तो खत्म हो ही चुका था। इनको रवि बिश्नोई को पहले लगाना चाहिए था जब वो आया था मैकगर्क। कृणाल पांड्या की अच्छी पिटाई हुई, 3 ओवर में 45 रन। यश ठाकुर का तो खैर कभी जलवा था ही नहीं, वो 5 विकेट भले ही मिल गए उसको, लेकिन वो हुआ क्या, 4 ओवर में 31 रन पे 1 विकेट बस। स्टॉइनिस के भी 1 ओवर में 10 रन पड़े, तो कोई बहुत ज्यादा मतलब ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैच नहीं था, कोई बहुत एक्साइटमेंट भी नहीं था इसमें, सिवाय इसके कि दिल्ली जीत जाए। तो दिल्ली जीत गई। अब टेबल की भी अगर हम बात करें तो टेबल में क्या हुआ है देखते हैं हम। शुरू के तो 4 वही है, राजस्थान रॉयल्स, केकेआर, सीएसके और एलएसजी। 5वें नंबर पे एसआरएच, 6ठे पे गुजरात टाइटंस, 7वें पे एमआई आई गई थी, 8वें पे पंजाब, 9वें पे अब दिल्ली आ गई है और 10वें पे आरसीबी। तो आरसीबी के बारे में तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है। कल का मैच है पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। अब देखिए पंजाब जहां पे भी होगी ना, ये मतलब कभी भी अपसेट कर सकते हैं, और हमने ये देख लिया है कि राजस्थान रॉयल्स भी कोई इनविंसिबल नहीं है। ये जिस तरह से कल ये मैच हारे हैं, तो मतलब ये इनके साथ भी ये है तय कि मतलब कभी भी ये भी मैच हार सकते हैं, और हारने को तो कोई भी टीम हार सकती है। तो मैं चाहूंगा कि कल पंजाब जीते मैच, राजस्थान रॉयल्स थोड़ा सा लाइन पे आए, थोड़ा सा मिडिल ऑफ द टेबल की तरफ चलना चाहिए राजस्थान रॉयल्स को, और पंजाब को ऊपर उठना चाहिए। तो मजा आएगा, देखते हैं क्या होता है मैच में। मिलेंगे कल के मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।